अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शान टीवी पॉडकास्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं सैयद याकूब सरोश आपकी मुलाकात आज एक ऐसे शख्स से करवाते हैं जो सियासी लीडर के साथ साथ समाजी जहदकार भी हैं, इनफॉर्मल लेबर वर्कर्स फेडरेशन के सरबरा भी हैं। मेरी मुराद मीर इनायत अली बाकरी साहब से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारी इस दावत को कबूल किए हैं। मैं शान टीवी ब्रॉडकास्टिंग में मुझे बुलाने का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और बड़ी खुशी की बात है क्योंकि आज शहर हैदराबाद में जिस चीज़ की खुसूसन पुराने शहर में जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो शान टीवी की तरफ से उसे पेश किया जा रहा है। मैं फिर एक मरतबा आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। मीर इनायत अली बाकरी साहब, हमारे इस पॉडकास्ट में मेरा आपसे पहला सवाल, बीआरएस पार्टी की शिकस्त का सबब क्या है? देखिए, बीआरएस पार्टी की शिकस्त नहीं हुई बल्कि आवाम की तरफ से लगातार अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब वज़ीर आला जो तेलंगाना रियासत के थे, उनके लिए जो प्रोग्राम्स उन्होंने आवाम के लिए कोशिश करके जो प्रोग्राम्स पेश करे थे, पानी, डैम्स और रोडों की कुशादगी, शहर की तरक्की, ब्रिजेस का एक जाल बिछाया था, इसको गलत रास्ते में गलत तरीके से पेश किया गया। डेवलपमेंट को करप्शन का नाम दिया गया जिसको आवाम को धोखा दिया गया और कांग्रेस खुसूसन रेवंत रेड्डी वो आवाम को धोखा देने में कामयाब हुए और हम अपने काम को रखने में उस तरीके से कामयाब नहीं हो सके। आवाम मिसगाइड हुई और आवाम को जो धोखा दिया गया था कि आपका जो वजीफ़ा है वो डबल हो जाएगा, शादी मुबारक में 1 तोला सोना मिल जाएगा और ऋतु को और बढ़ के पैसे दिए जाएंगे, ये सारे वादे, ऑटो ड्राइवर को 12,000 दिए जाएंगे, आप लोग ये सारे चीज़ें जो रेवंत रेड्डी सरकार की सब में डबल, सब में ज़्यादा ये जो बात हुई, ये आवाम को धोखा देकर केसीआर साहब को, बीआरएस को रोकने की कोशिश की गई और जो आवाम पिछले 2.5 साल में पछता रही है। आप आवाम की नज़रिए आवाम में फिर कर देखिए, आज हर जगह अपने आप को लोग कोस रहे हैं कि हम किसको लाकर बिठा लिए। जब से ये आए हैं आज हर आदमी बेरोजगार, हर आदमी परेशान हाल, हर आदमी अपने लिए हर आप देख रहे हैं डोमेस्टिक से लेके शादी मुबारक से लेके हेड्रा के नाम पे घरों का तोड़ना, ये सारे प्रॉब्लम जो है ये कांग्रेस की दी हुई देन है और आवाम पछता रही है। हम दोबारा बड़ी मेजॉरिटी से बीआरएस फिर दोबारा इक़्तिदार में आएंगी अली जनाब के चंद्रशेखर राव साहब की सरपरस्ती में। उसी सवाल से रिलेटेड मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूँ कि सियासत और समाजी कामों में क्या फ़र्क आया है? देखिए, सियासत जो होना चाहिए जी, मेरी नज़र में मेरी वालदा कहते थे, मेरे उस्ताद कहते थे कि हर सियासत उसी को करना चाहिए जो समाजी जहदकार हो। समाज का भला नहीं करने वाला सियासत नहीं करना चाहिए क्योंकि आज पैसे की बुनियाद पे वोटर के खरीद के थोड़ा पैसा आ गया, कोई भी पार्टी करने गए, अपना डोनेशन दिए, एमएलए बन गए, डोनेशन दिए एमपी बन गए, फिर जैसे ही एमएलए एमपी बने अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर लिए, पैसे को 1 रुपया लगाओ 1,000 रुपये कमाओ का जो तरीका है, इसको समाज को बदलना चाहिए और हर वो समाज सेवक को ही सियासी लीडर होना चाहिए। असेंबली में वही जाना चाहिए जो आवाम के मुद्दों पे काम करता है, खिदमत कर सके, आवाम की जैसे ऑटो ड्राइवरों की तरफ से ऑटो के लीडर जाना चाहिए असेंबली में, लॉरी ड्राइवरों की तरफ से लॉरी के, कंस्ट्रक्शन लेबर की तरफ से कंस्ट्रक्शन लेबर का एक लीडर जाना चाहिए। उसी तरह से जो घरेलू काम करने वाले डोमेस्टिक वर्कर्स से उनकी प्रॉब्लम को लेके जाना, कंस्ट्रक्शन लेबर के प्रॉब्लम को लेके हर शख्स को एक एक आदमी को असेंबली में होना चाहिए। उसके बरक्स आज देख लीजिए आप, जात के नाम पर असेंबली में है, जमात के नाम पर रहे, वो कब
राव रेड्डी, कम्मा ब्राह्मण, बीसी, एसटी, एससी के नाम के ऊपर लोग एमएलए बन रहे हैं। साथ ही साथ कोई अपने काम पे, अपने एक्टिविटीज़ के ऊपर एमएलए नहीं बन रहा है। मैं शुरू से कहता हूँ हर फर्द को कि उसी को वोट दे जो आवाम का खिदमत गुजार हो। आवाम का खिदमत गुजार नहीं हो कि एक मरतबा में 1000 रुपये 2000 रुपये दे के वोट ले लिया तो 5 साल आपको रुलाएगा, आपका हक आप तक नहीं पहुँचाएगा। जो भूखा एक असेंबली में, एक एरिया में, एक डिवीजन में एक आदमी भूखा सो रहा है तो उसका जिम्मेदार उसका कारपोरेटर है, और एक असेंबली में कोई भूखा सो रहा है तो उसका जिम्मेदार उसका एमएलए है, और कोई पार्लियामेंट में सो रहा है तो पार्लियामेंट की जिम्मेदारी वो पार्लियामेंट के मेंबर की होना चाहिए। ये लोगों को पूछना चाहिए कि इसकी जिम्मेदारी, इनकी नौकरियों की जिम्मेदारी, इनकी तरक्की की जिम्मेदारी, इनके रोजगार की जिम्मेदारी इनको लेना चाहिए। वो जहदकारी कर सकता है, वो समाजी खिदमत गुजार कर सकता है, वो लीडर नहीं कर सकता। ट्रेड यूनियन आज हिंदुस्तान में सब में ज्यादा दुश्मनी ट्रेड यूनियन से चल रही है। पहले लेबर का कानून होता था, उसको जब से बीजेपी सरकार आई है लेबर का कानून बर्खास्त कर दिए। मल्टीनेशनल कंपनियों को मनमानी करने की बात करें, पूरी दुनिया लड़कर 8 घंटे का वक्त लिए थे। इंसान 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, वो घंटे बढ़ाकर आज 12 घंटे 14 घंटे कर दिया गया है। आज एक आईटी कंपनी में जो बच्चे काम कर रहे हैं उनसे इंजीनियर, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स की लेवल के लोग, बच्चे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो इंजीनियरिंग करके आईटी के अंदर बड़ी बड़ी महारत हासिल करके गए हैं, उन्हें टारगेट दिया जा रहा है। जो बैलों को जिस तरह खेतों में जोता जाता है उसी तरह ये लोगों को ले जाके आईटी के सेक्टर में वो लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, वो लोग एडिक्शन का शिकार हो जा रहे हैं। इसकी वजह ये है कि शहर हैदराबाद में पूरी दुनिया के अंदर इंसान को मशीन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह 8 घंटे इंसान से काम लेना चाहिए, 8 घंटे के बाद उसे आराम लेने का वक्त देना चाहिए। 8, 8, 16 और 8, 24 3 में 8 घंटे सोना चाहिए, 8 घंटे अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए, 8 घंटे उन्हें काम करना चाहिए। उसको तो बर्खास्त कर दिया गया। आज ये हालत है, हर आदमी डिप्रेशन का सवाल है, हर आदमी ये सोच रहा है कि मैं कैसा जिंदगी गुजारूं, पैसा 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 भागने। भाई यही पैसा उसको मौत की तरफ ले आ रहा, एडिक्शन की तरफ ले आ रहा, शराब, सिगरेट, लगातार काफियाँ पी रहा। इसकी वजह यह है कि इंसान वक्त से पहले 30 साल का बच्चा 60 साल 50 साल का दिखने लगा। इसी वजह यह है, हम चाहते हैं कि 8 घंटे का काम हो, इंसान को आराम हो और साथ ही साथ काम हो, देश जब भी तरक्की करेगा। केटीआर हो या फिर बीआरएस के कोई भी बड़े लीडर अक़लियती उमूर पर बात नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल करें आप। मैं मेरी मुस्लिम कम्युनिटी, मिनॉरिटीज़ कम्युनिटी को बार बार कहता हूँ, आप लोग अपने आप को मिनॉरिटी, हम मुसलमान 16%, हमारे पे जुल्म हो रहा, हमारे पे परेशान हाल है, ये बात हम करना जिस दिन छोड़ेंगे उस दिन हम बड़े लीडर बनेंगे। पहली बात, आप हिंदुस्तान में या बीजेपी से डराया जा रहा या दूसरे पार्टियों से डराया जा रहा आपकी तरक्की के नाम पे। मैं पूछता हूँ, हिंदुस्तान में मोदी सरकार अगर है, ये बोला गया था जिस दिन बीजेपी आ जाएगी हिंदुस्तान में मुसलमानों का जीना महाल हो जाएगा। आज बताइए, अब मोदी आके 12 साल क्रॉस हो गए, 13वां साल शुरू हो गया। ये बताइए, क्या मुसलमान हिंदुस्तान से खत्म हो गए? क्या मोदी या पूरी बीजेपी मिलके मुसलमानों के हुकूक पामाल करने में कामयाब हुए? हम हिंदुस्तान की नौकरी पे, हिंदुस्तान की सियासी उस पर डिपेंड नहीं है, नौकरी पे डिपेंड है। हम अपने मेहनत करके कमाने वाले मुसलमान हैं। और अगर शहर हैदराबाद में या पूरे हिंदुस्तान में आज 107 रुपये लीटर अगर पेट्रोल है, आने वाले वक्त में 150 रुपये भी होता है, तो 80% हिंदू भाइयों को वही पेट्रोल लेना पड़ेगा जो हम ले रहे हैं। आने वाले वक्त में जीएसटी 18% से अगर 24% होता है तो 80% हिंदू भाइयों को भी वही लेना पड़ेगा। जीएसटी 18% देना पड़ेगा। जब 80% लेने तैयार है तो हम 13% रोने क्यों तैयार है? आप बताइए, कपड़े मिल के ऊपर टैक्स लगा, वो टैक्स जो है पूरी मारवाड़ी कम्युनिटी के ऊपर पड़ा। जब वो देने तैयार है, हमारे कौन सी कंपनियां हैं? मुसलमानों की कहां पर माशियत इतनी तगड़ी है कि लेके गाड़ी खरीद रहे, डबल लो, हर 80% गाड़ियां
रोड पे जब चल रहे हैं, हर 80 किलोमीटर पे जो टैक्स लिया जा रहा है, टोल टैक्स लिया जा रहा है, वो ज्यादा कौन बन रहे हैं? 80% वो बन रही, हम लोग, हमारे पास जो है 4% लोग बन रही। तो मैं चाहता हूं मोदी सरकार अगर और 10-15 साल रहे, तो एक शायर का शेर है अल्लामा इकबाल का, एक ही सब में ठहर गए महमूद अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। चलने दीजिए, जब वो भूख का शिकार होंगे, माशियत से पामाल होंगे, परेशान हाल होंगे, तब आकर हिंदू भाई कहेंगे भाई आप सही थे, हम गलत थे। आज हम जिसके लिए लड़ रहे हैं वो 80% हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं। मुसलमानों के लिए लड़ाई की क्या जरूरत है? पहले से फजल अली कमीशन की रिपोर्ट बता रही है, आप देख लीजिए कि पार्लियामेंट में कमेटी का पेश आया तो पता शुरू से ही आजादी के बाद मुसलमान ज्यादा से ज्यादा पामाल होते चले गए। और फिर आज की लेवल पे देखेंगे तो हम दलितों के लेवल में आ चुके हैं, और हमारा क्या बिगाड़ेंगे लोग? कुछ न बिगाड़ने वाला है। और हम शुरू से लड़ने के लिए थे। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा, आप तालीम की तरफ तवज्जो दे, अपनी औलाद को पढ़ाए, अपने बच्चों को कामयाब बनाए, उन्हें हुनरमंद बनाए और उनको उनके पैरों पर ठहरने के काबिल बना दीजिए। बाकी का काम हम अपनी इत्तेहाद एकजहती के साथ अपनी कौम की सगत करें। खास बात यह है कि आज इतना परेशान हाल हिंदुस्तान में मुसलमान इसलिए है कि जो हमारे पैसा रखने वाले मुसलमान है, अरबपति खरबपति जो लोग हैं, जो अपने पास 6,000 करोड़ 8,000 करोड़ की जो अपनी सकत रखते हैं, ऐसे लोग सिर्फ आज ज़कात देने को भी सामने नहीं आ रहे। अगर वो ज़कात देते हैं तो हिंदुस्तान की पूरी माशियत, कोई मुसलमान को किसी के दर पे जाने की, उसके घर पे जाने की जरूरत नहीं है। हम आने वाले वक्त में ये मुसलमान फिर से देने वाला बन जाएगा लेने वाले से, क्योंकि हम ईमानदारी से अल्लाह जो अहकाम बताया, हमारे 2.5% जो ज़कात है वो पैसा कौम के ऊपर खर्चा कर दो, खुद कौम सुधर जाएगी, किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बड़ी जात की पार्टी है ये। बड़ी जात की पार्टी जो है बड़ी जात के लोगों को दिलाना चाहती, जो देना था। हम तो, हमारे साथ नाइंसाफी तो हो नहीं सकती, क्योंकि हम एक ऊपर वाले पे शाकिर होते हैं, वो हमें भूखा उठाता है, भूखा नहीं सुलाता। मगर आपका क्या होगा, आप सोच लीजिए कि हम चाहते हैं कि ST SC और माइनॉरिटी अगर जिस दिन मिल गए, इस देश की हालत बदलेगी। और मैं चाहता हूं जितना जुल्म दलितों पे हो रहा है उससे कमी मुसलमानों पे हो रहा है। हम दलितों को लेकर लड़ना चाहिए, जब भी जाके इस देश में हम हक पा सकते। क्या तेलंगाना में बीजेपी को कोई फायदा पहुंचेगा? क्या बीजेपी हुकूमत बना सकेगी तेलंगाना में अपने दम पर? मैं एक ही बात बोलता हूं, हर माइनॉरिटी के लीडर्स को, हर उस शख्स को, जब भी आप अपने साउथ के हिंदू भाइयों से मिले तो उनसे 2 ही सवाल करें कि ये नॉर्थ वाले हम साउथ वालों पे जुल्म करने के लिए क्या कसर बाकी रखे। अब जो मोदी आके हैदराबाद में बैठेंगे, राम मंदिर बनाए, उसको नेशनल टेम्पल बोल के डिक्लेयर करे। हमारे साउथ में भी तिरुपति मंदिर है, ये तिरुपति मंदिर को नेशनल टेम्पल क्यों डिक्लेयर नहीं किया गया? ये साउथ के साथ नाइंसाफी है। हम नॉर्थ के मुसल्लत करदा, नॉर्थ में जो माना जाता वो भगवान को हम मानते हैं, यहाँ पर हमारे हिंदू भाई मानते हैं वो भगवान को, मगर हमारे साउथ के भगवानों को नॉर्थ वाले नहीं मानते। हमारे जितने भी फेस्टिवल है उनका मजाक उड़ाया जाता। हमारे पास बोनाल बनाते हैं, हमारे पास बदकम्मा करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं वो लोग। नॉर्थ में क्यों दिल्ली के अंदर नहीं मनाते? क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब अपने जलसों में नहीं लगाते वो लोग? क्योंकि हमारे भगवानों को, साउथ के जो हिंदू भाई जो भगवानों को मानते हैं, वो लोग मानते ही नहीं है। साउथ को इस तरह से देखते हैं, सिर्फ हम कमाएंगे वो बैठ के खाएंगे। साउथ कमाता है, नॉर्थ बैठ के खाता है। तो मैं चाहता हूं कि इनको नॉर्थ वाले साउथ पे कभी कब्जा नहीं कर सकते, बल्कि हमें डिमांड करना चाहिए कि साउथ में आज तक सुप्रीम कोर्ट का एक ब्रांच नहीं पड़ा, हमारे पास पार्लियामेंट का एक हिस्सा नहीं लगाया गया है यहाँ पर। और साउथ के अंदर अभी उल्टा गिनती करके हमारे पार्लियामेंट के मेंबर कम करने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो मैं चाहता हूं कि ये बीजेपी सरकार हमें और नीचे दबाने और कुचलने की कोशिश कर रही है। साउथ वाले होशियार हो जाए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो। पहले साउथ का हक दो, बाद में हमसे वोट मांगो, ये कहना चाहिए। सेटविन चेयरमैन की हैसियत से आपका तजुर्बा क्या है और उसमें क्या बेहतरी लाई जा सकती है कि मौके फराहम करने के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? कांग्रेस आने के बाद
सटविन तो नए के बराबर हो गया, आप देख रहे हैं, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं, ऐलान कराया जा रहा है। एक जो चन्ना रेड्डी साहब सटविन बनाए थे स्पेशली फॉर ओल्ड सिटी, हैदराबाद के डेवलपमेंट, माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए, और जब से आज की डेट तक इंक्लूडिंग तेलंगाना बनने के बाद भी केसीआर साहब वहाँ पर एक माइनॉरिटी को उसका चेयरमैन बनाए। मैं था पहला चेयरमैन, मैं हूँ तेलंगाना का, उसके अंदर मुझे दिया गया। अफसोस की बात यह है कि जब इन्हों आए कांग्रेस के सीएम, जो दिखने में तो कांग्रेस के दिखते मगर उनकी कोई भी आदत कांग्रेस की जैसे सेकुलर मामले की बात ही नहीं करते। एक भी आदमी को बड़ी मुश्किल से, क्योंकि जुबली हिल्स का इलेक्शन हार जाते थे, उसलिए एक मंत्री दे डाले बुला के, ले लीजिए बिठा दीजिए। उनको क्या पावर है क्या नहीं आप तमाम जानते हैं। आज जो जिस दिन से सटविन बनी आज की डेट तक वहां पर कोई नॉन माइनॉरिटी का चेयरमैन नहीं बना था। पहली मर्तबा एक रेड्डी को, वो चेयरमैन खुद रेड्डी, सीएम रेड्डी, सटविन का चेयरमैन रेड्डी। ये कौन सा इंसाफ है मुसलमानों के साथ, आप बताइए। इस पर आवाज भी नहीं उठाई गई। अफसोस तो ये है कि जो असेंबली में बैठे मुस्लिम एमएलएस भी हमारी आवाज नहीं उठाए उसके ऊपर। क्यों भाई, ये हमेशा मुसलमान को देते थे, अब के क्यों दिए, किसी नॉन माइनॉरिटी को क्यों दिए, उसका सवाल नहीं हुआ। अच्छा हुआ छोड़ दिए उसको। तो कोई तरक्की वो थी मुसलमानों के लिए और उनके रोटी रोजगार के लिए, मगर वो भी कांग्रेस सरकार, बल्कि कांग्रेस सरकार नहीं बोलूंगा, बल्कि खास तौर पे रेवंत रेड्डी सरकार उसको पामाल कर डाली। इसका बदला मुसलमान लेंगे जरूर इलेक्शन में। क्या तेलंगाना हुकूमत मुसलमानों के साथ इंसाफ कर रही है? मैं अभी वही बता रहा था आपको, दुख तो होता है लीडर को बड़ी आराम के साथ, कौम का गम भी खाता है डिनर के साथ, बोलिए जैसे ही हमारी नौबत है। हमारे रहनुमा, हमारी लीडर्स, हमारे लोग जो आवाज़ उठाना चाहिए था वो तो आवाज़ उठ नहीं रही है, बल्कि ये बोला जा रहा है कि आप बताइए, आज पुराने शहर के अंदर आज़ादी के बाद पुराने शहर में 7 हेड ऑफिसर्स रहा करते थे। कमिश्नर ऑफिस हेड ऑफिस पुराने शहर में था, पोस्ट ऑफिस हेड ऑफिस पुराने शहर में था, हाई कोर्ट पुराने शहर में, क्रिमिनल कोर्ट पुराने शहर में, सिविल कोर्ट पुराने शहर में, पोस्ट ऑफिस का हेड ऑफिस हमारे पास, पेंशन ऑफिस हमारे पास और म्युनिसिपल का हेड ऑफिस हमारे पास। ये सारे के सारे आज नए शहर में चले गए। पुराना शहर बिहार बन के रह गया। पुराने शहर की तरक्की कांग्रेस भी नहीं चाहती थी और वो नहीं चाह रही है। खुद हम नहीं चाह रहे हैं तो कैसा चाहेगी। यहाँ की आवाम जब तक उजागर होके होशियार रहेंगी, आपको कोई हक मिलने वाला नहीं है। आज पुराना शहर कोई भी बड़ी ऑफिस से महरूम है। यहाँ पर किसी किस्म की तरक्की होना नामुमकिनों में से हो गया। सिर्फ तलामा मिसमार हो गए, देवड़ियाँ जाकर सलाम इलाकों में तब्दील हो गए। और आप देख रहे हैं एजुकेशन के नाम के ऊपर क्या हो रहा है। और हमारी तालीम की आज से जो बच्चे आज से 35 साल पहले पुराने शहर के लोग अगर सऊदी, दुबई, कुवैत, अमेरिका, लंदन नहीं जाते तो आप बताइए क्या मुमकिन था कि यहाँ पर के लोग, हमारे हाथ में एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में बकेट होती थी। आज जितने पुराने शहर के बिल्डिंग बने हुए उसमें सरकार या यहाँ की सियासी जमात या कांग्रेस या इंक्लूडिंग बीआरएस, हमारा योगदान सरकार का क्या है बताइए। हमारी बच्चे, बीवी, बच्चे, माँ बाप सबको छोड़कर सऊदी, दुबई, कुवैत, अमेरिका, लंदन जाके रात में रोता है, दिन में काम करके अपने खानदान को पाल रहा है, बिल्डिंग बना रहा है। सरकार उल्टा यहाँ जब बनाने आता है तो परमिशन से लेके नीचे तक पैसा खर्चा करना पड़ता है। लीडर खाता है, गली के लीडर से लेके असेंबली पार्लियामेंट के लीडर तक पैसा जाता है, जब जाकर उन्हें बिल्डिंग बनाने के काबिल बनता है। तो मैं चाहता हूं कि जब तक हम लोगों में इत्तेहाद, एकजहती, आप अपने आप को नहीं सुधारेंगे, अपने छोटे छोटे मसाइल अतराफ के नहीं उठाएंगे, आपको हक नहीं मिलेगा। पब्लिक बात वो है कि अवाम में उजागर में ज़्यादा अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है। और वो अवेयरनेस लाने के लिए जहदकार समाजी तंजीमें, पहले हर महल्ले में अमीर महल्ला होता था, अमीर महल्ला पूरे महल्ले को समझाता था।
आज वो अमीर महल्ला जाके इब्तदा का लीडर हो गया। तो मैं चाहता हूँ महल्ले का लीडर अवाम बैठकर तय करे कि हमारा लीडर कौन रहेगा। आज दरगाह कमेटी से लेके मस्जिद कमेटी से लेके महल्ले की कमेटी तक अगर कोई एक सियासी जमात उस पर कब्जा कर लेती है तो कहाँ जाकर लोगों को बोलने की जगह रहेगी बताइए। एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनना चाहिए जहाँ पर अवाम को बोलने का हक हो, अवाम अपने मसाइल रखे, अवाम अपनी बात रखे। जैसे आज ही हम बड़ी खुशी की बात है कि शाह टीवी की तरफ से एक प्रेस क्लब यहाँ पर खुलने की बात हो रही थी, तो मैं कहा कि बड़ी अच्छी बात है। नए शहर में 5 प्रेस क्लब है, पुराने शहर में 1 प्रेस क्लब नहीं है, बोलने की जगह नहीं है तो अवाम जाके कहाँ बोले। तो एक खलीफा वक्त को मस्जिद में ठहर के पूछने का हक था इस्लाम में। आज वहां पर एक कारपोरेटर से बोले तो मारा जाता है, एक एमएलए से मिले तो मारा जाता है, एक एमपी से बोले तो उसके घर पे अटैक कर दिया जाता है। यहाँ पर कहाँ इस्लाम है, कहाँ कल्चर है, कहाँ किधर है बताइए। आपको लड़ना पड़ेगा, दोबारा वो दौर लाना पड़ेगा जहाँ पर हर इंसान ठहर के पूछने के काबिल हो अवाम में, जब जाकर हमको अपना खोया हुआ मुकाम मिलेगा। क्या मीर इनायत अली बाकरी कविता की नई पार्टी में शामिल हो सकते हैं और कविता की नई पार्टी का तेलंगाना की सियासत पर क्या असर पड़ सकता है? मैं समझता हूँ पार्टियां तो हर साल में एक दो पार्टियां आती हैं। अब हाल ही में मैं आ रहा था, अभी मालूम हुआ एक एमआईएम पुराने शहर में बन गई, तो कविता की भी एक पार्टी बनी। तो हर साल में 1-2 पार्टियां शहर में लॉन्च होते रहते हैं। मगर 2001 से अली जनाब के चंद्रशेखर साहब 14 साल की जद्दोजहद के बाद तेलंगाना लाए, और मैं नो डाउट कविता मैडम के साथ बहुत काम करा, मैं KTR साहब के साथ काम करा, धरनों में रहे हम। मगर मैं ये बोलूँगा कि मेरा अगर सियासी कोई गाइड या सियासी तौर पे मेरे सरपरस्ती जो मैं जिसको मानता हूँ सियासी दूरअंदेश बेहतरीन सियासतदान, वो KCR साहब को मानता हूँ। मैं KCR साहब की टीम का आदमी हूँ, क्योंकि मैं पहली टीम में वहाँ पर कविता मैडम या KTR साहब नहीं थे। मैं वो बॉडी का स्टेट का सेक्रेटरी था, पहली बॉडी का, जिसमें बोलते चलो आपके सामने वो बॉडी क्या, जब मैं उसका स्टेट का सेक्रेटरी था, महमूद अली साहब सिटी के नायब सदर थे, उसमें मैं स्टेट का सेक्रेटरी था पहली बॉडी का। तो उस वक्त में मैं KCR साहब से क्लोज हूँ, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेन बॉडी का हिस्सा हूँ। मैं एक असेंबली का इंचार्ज दिया गया मुझे, कई चीज़ों के मशवरे लिए जाते हैं। KCR साहब जो TRS से BRS बनाए, अगर KCR साहब BRS में है तो मैं BRS में हूँ, अगर वो TRS में है तो TRS में हूँ। मैं KCR साहब का साथ हूँ, ना कि मैं किसी दूसरे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक दूरअंदेश दानिश्वर, मुसलमानों का हमदर्द और मुसलमानों के लिए अच्छा करने वाला, एजुकेशन में इनकलाब लाने वाला, लोगों को फ़ायदा पहुँचाने वाला, 1,90,000 बच्चियों को शादी कराने वाले, बच्चियों 3,000 रुपये पेंशन बढ़ाने वाले, घर घर तक घर बनाने के लिए जगह देने वाले, डबल बेडरूम देने वाले, वो KCR साहब को छोड़ के जाना एक बेवकूफ़ी की अलामत होगी। मैं चाहूँगा KCR साहब को आवाम फिर एक मरतबा मौका देगी और KCR साहब दोबारा फिर से पावर में आएंगे, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, चाहे कोई पार्टी ताकत लगा ले, दोबारा CM KCR बनेंगे। मेरे को दिली हमदर्दी KTR साहब से, KCR साहब से इसलिए है क्योंकि वो अली जनाब के चंद्रशेखर साहब की औलाद है। मेरे जब मैं जिसको उस्ताद मानता हूँ, उस्ताद के बच्चे मेरे भाई बहन कैसे होते हैं, तो मैं उनके खिलाफ में या उनके माफ़क़त में नहीं मान। KCR साहब जहाँ पर है मैं उनके साथ हूँ, उन्होंने KTR साहब के साथ हूँ, मैं KTR जिंदाबाद बोलूँगा। मैं KCR साहब जिस दिन बोलेंगे मैं फलां के साथ हूँ, अगर KCR साहब बोले नहीं वो पार्टी से मिलके अपना फ़ायदा हो सकता है बोले, तो उन्होंने जो भी पॉलिटिकल पार्टी से मिलेंगे मैं उसका खंडवा डाल के उनके साथ ये बोलूँगा नहीं, क्योंकि जो गाइड करते हैं उन्होंने सही तरीके से करते हैं, क्योंकि वो हमदर्द है कौम और मिल्लत के, और हिंदुस्तान तेलंगाना की तरक्की के लिए KCR होना ज़रूरी है। और एक बार KCR बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम चाहते हैं कि उनको लाए, और आवाम चाह रही, मैंने चाहने से नहीं,
आज कल इलेक्शन कराए तो केसीआर को बम्पर मेजॉरिटी से तेलंगाना की अवाम दोबारा बायसर चीफ मिनिस्टर देखना चाहती है। फॉर्मर लेबर्स को दरपेश मसाइल क्या हैं और उनका हल कैसे मुमकिन है? एक लंबा सवाल है, इसके लिए पूरी एक इंटरव्यू आपकी और एक पढ़ना पड़ता है, तब जाके हम इसका खुलासा कर सकता हूँ। मैं थोड़ा सा करके जाता हूँ, फिर दोबारा कभी हम इनफॉर्मल लेबर्स के ऊपर हम बात कर सकते हैं। हिंदुस्तान में सरकारी नौकरी या बड़े इंडस्ट्रीज के अंदर जहाँ पर ESI PF जिसका कटता है, उसको छोड़कर हिंदुस्तान के 90% लोग जो है इनफॉर्मल लेबर्स कहलाते हैं। चाहे वो IT में हो, चाहे मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हो, जिनको कैमरा पकड़ के निकलते हैं, इंडिपेंडेंट जो अपना लिखते हैं पढ़ते हैं सारे लोग, जो भी है, ड्राइवर है, कॉन्ट्रैक्ट और ख़ासतौर पे क्लीनर है, कंस्ट्रक्शन लेबर है, जो भी शख्स छोटा कारोबार करता है, किराने की दुकान पे काम करता है, बड़े शोरूमों में काम करता है, सारे के साथ जिसका ESI PF नहीं करता है वो इनफॉर्मल लेबर्स के अंडर आता है। और जो इनफॉर्मल लेबर है वो एक बड़ी तादाद है हिंदुस्तान की, यही देश चलाने वाले हैं। अगर जिस दिन ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, लॉरी ड्राइवर, जो बस के ड्राइवर है, कार के ड्राइवर है, अपना हाथ रोक डाले, उस दिन देश पूरा रुक जाएगा। बंडियों में जाना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा। तो चाहिए इनकी कदर करें, क्योंकि मेहनत कश अगर जिस दिन कंस्ट्रक्शन लेबर काम करना छोड़ जाएगा तो लोग महल बनाना भूल जाएंगे। जिस दिन जो मेहनत करने वाला शख्स है रोड पे, लोडिंग अनलोडिंग, एक लारी के अंदर 4 आदमी मिलके पूरी लारी भरते हैं, उसको कहते हैं लोडिंग अनलोडिंग लेबर, उसे हम्माल कहते हैं। तो वो मजदूर जिस दिन रुक जाएगा तो मालिक तो 2 थैले नहीं उठा सकता, तुम्हारा 2 लाख कमाता है उसके जरिए और इसको 2000 रुपये देता है उसकी मजदूरी गाड़ी भरने पे। ऐसी जगह पे ऐसे लोगों की कदर करना चाहिए। इसके ऊपर एक लंबी बहस। और आज बीजेपी सरकार जब से आई है, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, डालमिया जैसी कंपनियों को आगे बढ़ा रही है, गरीब और गरीब हो रहा है। आपको बताता चलूं एक ही चीज, 1% लोगों के पास इस देश की 50% दौलत है, 1% लोगों का नहीं। और 50% दौलत में वो जो 1% लोग है उसमें 50% पॉलिटिकल लीडर्स है, 50% बिजनेसमैन है। तो सियासी लीडर जिसकी किराने की दुकान नहीं, पान का डब्बा नहीं, उसके होटल नहीं, वो आदमी दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन जा रहा, तो कैसे बन रहा चाहिए हम आपको सोचें। आज आसान बिजनेस पॉलिटिकल या बड़ी कंपनियां बना के अवाम को लूटो, ये 2 चीजों पे अवाम बर्बाद हो रही है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स पे काम होना चाहिए, हर मजदूर का हक मिलना चाहिए। इस पे एक लंबी एक दास्तां है, फिर कभी हम इसके ऊपर रोशनी डालेंगे इस टीवी के जरिए से, क्योंकि शान टीवी ऐसे इंटरव्यूज लेते रहेगा तो अवाम में जागृति पैदा होगी और एक नए दिशा की तरफ जाएंगे, एक नया इनकलाब लाएंगे। जय हिंद, जय भारत। ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल क्या हैं और उनका हल कैसे मुमकिन है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? 35 साल से ऑटो ड्राइवरों का खून चूसा जा रहा है और सरकार, पुलिस और RTA आंख बुझ के बैठे हैं। डीलर के नाम के ऊपर एजेंसीज चल रहे हैं। ये डीलर्स फाइनेंसरों से मिलके फाइनेंस कराते हैं ऑटो को। वो फाइनेंसर जिसे रिजर्व बैंक कहता है कि 1% से ज्यादा, 12% से ज्यादा इंटरेस्ट ना लिया जाए यहाँ से। ये 12% इंटरेस्ट टोटल अमाउंट के ऊपर डालते हैं, तो वो अगर काउंट कर दिया गया तो 30% इंटरेस्ट तक जाता है। वो ये 30% ऑटो वाला कमाता है, फाइनेंसर को पालता है। उसके बीच में 2-3 ड्यू हो जाते हैं तो सीजर नाम की चीज जो डीलर ज्ञान बना के रखे हैं, उनको रास्ते में रोक के उनके ऑटो खींच के ले जाके रख लेते हैं। फिर जब लेने जाते हैं तो उनको उसका किराया, उसके रखने की फीस, उसको छोड़ने की फीस, सीजर के पैसे सारे वसूल किए जाते हैं। तो ऑटो वाले का खून चूसा जा रहा है। उसी के साथ इनको जो सहूलत मिलना चाहिए, जब 2000 से लेकर 2002 में एक कानून बना कि हैदराबाद शहर में सिर्फ हैदराबाद के नंबर वाले गाड़ियां चलेंगे। जब रेवंत रेड्डी सरकार आई उससे पहले से ही यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की गाड़ियां शहर में घुस गए और अब इतने घुस गए हैं कि 3 लाख से ज्यादा बिना उसको ओला, उबर, रैपिडो, पोर्टल इनके ऊपर करोड़ों रुपए कमा रहे, उनका खून चूस रही। अवाम ओला, उबर, रैपिडो पे जा रही है। आज उबर जैसी कंपनी, आप मालूम है कि उन्हें जाके इजराइल के साथ कारोबार करने तैयार है और उसके ऊपर हमारे बैठे सौ मुसलमान उसको बुक करने में तैयार है।
तो ये उबर जैसी कंपनियां अपनी यहाँ की दौलत आपसे कमा के ले जाके इजराइल में डाल रहे हैं लोग, और हम खुशी खुशी उनको बुक करके पैसे दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जुल्म जालिम का साथ देना भी इनडायरेक्टली आप भी जुल्म करने में शामिल हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ओला, उबर, रैपिडो पोर्टल से ज्यादा ड्राइवर को ही बात करके आप वो पैसे देंगे। मैं पूछता हूं, चौरस्ते पे ठहरे फकीर को 20 रुपए देते हैं हम अल्लाह के नाम पे, मेहनत करने वाले ऑटो वाले को रोका तो अगर भाई नहीं अल्लाह को नाम पे दे रही हूँ, नियत कर लेके अल्लाह के नाम पे दे रहा हूँ बोल के 20 रुपए बढ़ के दे रहे, मेहनत वाले को देंगे तो अल्लाह खुश होंगे, मगर उनको नहीं देते, फकीर को देंगे, मांगने वाले को देंगे। एक एक फकीर शहर का करोड़पति बन रहा, इंटरेस्ट पे पैसे चला रहा, मगर ऑटो वाला मेहनत करके एक फाइनेंसर को पाल रहा। तो मैं चाहूंगा शहर हैदराबाद में फाइनेंसर्स, डीलर्स, इनके बीच में सरकार एक हेडेक बनाए, एक तरीका बनाए, एक कमेटी बनाए और उस पर कंट्रोल करे। उसमें आरटी हो, पुलिस कमिश्नर के तरफ से कोई लोग होना चाहिए, ट्रैफिक से होना चाहिए, समाजी जेहतकार होना चाहिए, लोगों को बैठ के ये ऑटो वालों के प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के ऑटो बंद करना चाहिए, फाइनेंसरों को कंट्रोल करना चाहिए, डीलरों पे लगाम लगाना चाहिए, तभी जाकर होगा। हाल ही में मैं बोला था 500 रुपये हमारे इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए ले रहे, वो जो 500 रुपये हम इस वास्ते बोलेंगे जब उन्हें परचेस करने जाएगा तो 500 भी कट कर दो बोल दिया मैं, तो 500 रुपये भी उसके बेकार नहीं जाना, वो भी 500 रुपये जब फाइनल पेमेंट को देंगे तो आप कम हो जाएंगे, वो तक बात करके रखा मैं। तो आदमी की भला करने की बात से जाएंगे तो भला होगा, बुरा करने जाएंगे तो बुरा होगा। माना जाता है कि ऑटो ड्राइवर्स मनमानी करते हैं, उन पर मनमानी का इल्ज़ाम लगाया जाता है। वो आह भी करते हैं तो हो जाते हैं रुस्वा, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये शायर वो ऑटो वाले पे बिल्कुल सही जमता, क्योंकि एक ऑटो वाला परेशान हाली में घर के किराए का घर, किराए का ऑटो और ऊपर से मालिक का जुल्म, जब बाहर निकलता है तो गैस नहीं, पेट्रोल का कीमत बढ़ी हुई, उसके अंदर अगर उन्हें 20 रुपये बढ़ के मांग लिया तो बैठने वाले का जुल्म, ऑटो वाला खराब है। हाँ, नो डाउट कि 100 में, हर कौम में, हर जगह पे 100 में 1-2-4 ऐसे भी लोग रहते जो झिड़कियाँ दे देते, बात कर देते, मगर उस 2 के तरफ से आप 200 को खराब नहीं बोल सकते। हर समाज में, हर मजहब में, हर जगह पे अच्छे और बुरे 2 लोग होते, मगर उनके तरफ से पूरी कम्युनिटी को नहीं देखना चाहिए। मुसलमानों में भी 2-4 अगर कोई टेररिस्ट के नाम पे पकड़ गए तो पूरे मुसलमानों को टेररिस्ट बोला जा रहा। हिंदुओं में 2-4 टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व हो गए तो पूरे हिंदुइज्म को टेररिस्ट नहीं बोला जा सकता, क्योंकि जो सेकुलर है सेकुलर है, जो टेररिस्ट है टेररिस्ट है। इंसान मजहब का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता और उसके काम से नहीं होता। ऑटो वाले हैं 2-4 भी जाहिल हो सकते हैं, वो जाहिल जो बोल देते पूरे शहर बदनाम होता, करने वाले 2 होते, बदनाम करने वाले 2000 होते। तो मैं चाहता हूँ आवाम वो बात को समझे। हर ऑटो ड्राइवर ऐसा नहीं होता, बाद ऑटो ड्राइवर, अब यही 8 दिन पहले की बात है, एक ऑटो ड्राइवर एक औरत की जब चेन खींच के भाग रहा था बेगम बाजार से, वो ऑटो ड्राइवर अपनी जान पे खेल के उसको टक्कर देके गिरा के उसको पकड़ के रखा जब तक कि पुलिस आई। वो जख्मी भी हो गया मगर नहीं छोड़ा। तो जो पुलिस वाले करना चाहिए वो एक ऑटो ड्राइवर किया वो काम। तो क्या कहते हैं कि आप पूरे ऑटो ड्राइवर खराब है बोलते। एक आदमी अपनी जान पे खेल के एक मुजरिम को, ऐसा मुजरिम जो जमाने से पकड़े नहीं गया पुलिस को, ऐसे मुजरिम को पकड़ के हवाले करा। तो मैं चाहता हूँ अच्छे काम करने वाले को अप्रिशिएट, कमिश्नर साहब बुलाए, उसको बाज़ाब्ता रिवॉर्ड दिए, शाल उड़ाए। तो ऐसे ऑटो वाले भी है, उनकी भी मिसाल लेना चाहिए। ऐसे ऑटो वाले जो गलत काम करते हैं 1-2-4, उनकी तरफ से पूरी कम्युनिटी को बदनाम नहीं करना चाहिए। शान टीवी के पॉडकास्ट का अब वक्त हो चला है। अपने मेज़बान सैयद याकूब सरोश और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।